जी हाँ, तो ये ऐसी घटना है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएँगे। आपको भी यकीन नहीं होगा लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि लोग जो है वो मोहब्बत कुछ खिलाकर ही कर लेते हैं आज के इस दौर में। वैसे तो हम लोगों ने सुना होगा कि मोहब्बत 3 तरीकों से होती है। जो फर्स्ट था वो रिश्तों में रिश्ता, दूसरा था जो रॉन्ग नंबर, जो तीसरे में कहीं चलते-चलते मोहब्बत हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो मोहब्बत होता है वो किसी और तरीके से कुछ चीज़ें खिलाकर पल भर में और मोहब्बत हो जाती है। तो जी हाँ, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और जानेंगे पूरी इस घटना को। A few moments later. तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत से मौत। तो जी हाँ, जो ये खबरें हैं वो उत्तर प्रदेश की बिजनौर की है, जहाँ पर एक छोटा से परिवार जिनमें कि माँ, बाप और साथ में उनका जो 2 संतान थे, वो लोग रहा करते थे। जो कि बाप था वो पेशे से एक किसान था और जो उसकी मम्मी थी वो हार्ट अटैक की पेशेंट हाउसवाइफ थी, जो घर पे हमेशा रहा करती थी, बीमार रहती थी। इन दोनों के बीच 2 बच्चे थे, एक का नाम सुमित था जो छोटा था और दूसरे का नाम राजू था, जो कि काफ़ी ज़्यादा निकम्मा, आवारा और यूँ समझ लीजिएगा कि शराबी, जुआरी सब कुछ उसके अंदर था। और वहीं जो उसका छोटा भाई था वो एक ड्राइवर था, किसी मालिक के यहाँ रहकर वो ड्राइवरी करता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। लेकिन ये राजू जो था वो वाकई में निकम्मा था, लेकिन बातों में इस तरीके से उसके पकड़ थी, वो बात इस कदर करता था, ऐसा करता था कि लोगों को समझ में आता था कि सबसे सही और सबसे समझदार उनके घर में यही है। तो आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये समझदारी एक नादानी में बदल देता है। और यही नहीं, जो राजू था वो अपने पेरेंट्स को भी मारता था और साथ में पड़ोसी के कुछ दोस्तों से भी मारपीट किया करता था अक्सर। फिर एक दिन जो उसका दोस्त था विजय पाल रहता था पड़ोसी में, इनकी और उसकी काफ़ी ज़्यादा जमती थी, राजू और विजय पाल की। फिर विजय पाल के दोस्त का शादी था गांव के पड़ोसी में, यानी दूसरे गांव में, जहां पर वो अकेला जाना नहीं चाहता था। फिर वो राजू से कहता है कि यार मेरे दोस्त की शादी है और हम दोनों चाहते हैं कि चलें वहां पर, धूमधाम से घूमेंगे, टहलेंगे, उसके बाद खा पी कर आएंगे। तो जो राजू था वो खुद आवारा एक निकम्मा लड़का था, वो तुरंत तैयार होता है और खुद की बाइक निकाल कर विजयपाल के घर पहुंचता है और विजयपाल को लेकर वो रास्ते में जा रहा होता है। तभी वो एक गाछ देखता है करजामुन का, जहाँ पर वो करजामुन से लदे हुए थे। फिर वो अपने दोस्त विजयपाल से बोलता है कि यार रुक, पहले करजामुन खाते हैं, उसके बाद हम दोनों यहाँ से शादी के लिए चलते हैं। लेकिन जो विजयपाल था वो वही तुरंत उसे मना कर देता है कि नहीं यार, हम लोग नहीं जाएंगे पेड़ के ऊपर, अगर पेड़ पे जाएंगे तो फिर हम लोग का जो पैंट है, शर्ट है, सब कुछ गंदा हो जाएगा, यहाँ तक कि दाग धब्बे भी लग जाएंगे। लेकिन वो जो राजू था वो कहाँ मानने वाला, वो बोलता है ठीक है, हम लोग पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, पास में देख कुछ पड़े हुए ईंटें पत्थर से तोड़कर उसे खाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। तब तक विजयपाल ढूंढ कर सब कुछ लाता है, उससे पहले पाल पेड़ों पर चढ़कर तोड़ने लगता है और चढ़कर तोड़ते ही अपने दोस्त विजयपाल को भी देता है कुछ करजामुन खाने के लिए। तब तक तो 2 लड़कियां कॉलेज से पढ़कर अपने घर जा रही थी, एक का नाम सुमन था और दूसरे का नाम सुमित्रा था, जो कि दोनों सहेली थी। लेकिन जो सुमन थी उसके पिता एक जमींदार थे, काफ़ी बड़े आदमी थे। और सुमन वहाँ अपनी सहेली से बोलती है सुमित्रा से कि तू इन दोनों से कुछ करजामुन की मांग कर, अगर ये लोग देते हैं तो हम लोग खाकर यहाँ से चलेंगे। तो जो आवारा लड़का था जिसका नाम राजू था वो उससे सिर्फ एक जबान बोलती है कि भाई हमें भी कुछ करजामुन दे। तो वो लोग जितना करजामुन था सब उन्हीं को दे देते हैं खाने के लिए, वो लोग खाती हैं। फिर कुछ ही पलों में जो राजू था वो पेड़ से नीचे आता है और वहाँ पर जाकर उन लोग के पास खड़ा होता है। और खड़े होते न जाने इन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में क्या इशारा होता है कि जो जमींदार की बेटी सुमन थी वो नंबर की मांग करती है राजू से। और राजू एक आवारा था ही, जो मैं कई बार आवारा कह भी चुका हूँ। वो तुरंत उस सुमन को नंबर देता है। फिर इसी तरीके से 1 से 1.5 साल तक ये लोग अपने अपने जब घर आते हैं तो बातें क्या करते हैं 1 से 1.5 साल तक। और बात इस कदर आगे तक बढ़ जाती है कि जहाँ पर दोनों को एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। फिर वहीं राजू तो अपने घर पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उससे दबाव में डालता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो प्लीज़ आप अपने घर वालों से बताएं कि हम शादी अपने हिसाब से करेंगे। तो वहीं जो सुमन थी वो मान जाती है और अपने पेरेंट्स से बोलती है, अपने पिता से, कि पिताजी हम शादी जो है अपने हिसाब से करेंगे। मैं भी देख चुकी हूँ एक लड़का जो मेरे देखने के हिसाब से वो सही है। तो उसके जो पिता होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटी, अगर तू अपने हिसाब से करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन तू उसका नाम बता, उसका गांव का नाम बता, मैं जाऊंगा उसके घर वालों के बारे में, उसके बारे में देखूंगा वो किस तरीके से है और किस तरीके के लोग हैं। तो वो बताती है
और उसका पिता जो था सुमन का, वो वहाँ से चलकर राजू के घर पहुँचता है। राजू के घर पहुँचने के बाद उन लोग के घर की हालत देखकर उसे नहीं लगता कि मेरी बेटी यहाँ खुश रह पाएगी। तभी वो राजू के पड़ोसियों से कुछ बातें करता है और राजू के बारे में पता करता है। तो वो लोग यही बताते हैं कि राजू जो है वो एक निकम्मा और आवारा लड़का है, लेकिन जो उसका छोटा भाई वो घर गृहस्थी समझता है, वो घर को सही से चलाना जानता है, वो एक जिम्मेदार भी बनता है। तब उसके पिता जो सुमन के थे वो वहाँ से उठते हैं और अपने घर आते हैं। अपने घर आने के बाद में सुमन को बुलाते हैं। सुमन से कहते हैं, बेटी अगर तू वहाँ जाएगी तो खुश नहीं रह पाएगी, मेरे हिसाब से तू वहाँ शादी ना कर तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन सुमन कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि सुमन तो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। जैसा कहते हैं लव इज ब्लाइंड बट ब्लाइंड इज टू लेटर, जो होता है ना कि अंधों का कुछ इस कदर लेट हो जाता है कि उन्हें बाद में ही पता चलता है कि क्या मैंने सही किया क्या गलत किया। तो यही कुछ सुमन के साथ भी होता है। फिर वो बोलती है कि ठीक है पिता, अगर तुम मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी, फिर इसमें हम तीनों का बेइज्जती होगा, मेरा, राजू के घर वालों का और आपके घर वालों का। तब उसके पिता जो थे वो जमींदार और इज्जतदार थे, वो मान जाते हैं। बोलते हैं ठीक है बेटी, फिर तेरी खुशी तू जाने, अगर तुझे कोई गम हुआ तो फिर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना। फिर वो धूमधाम से शादी करते हैं और सुमन खुशी खुशी राजू के घर आती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगता है कि काश मैं ये ना की होती, क्योंकि मैंने गलत कर ली है जो अपनी लाइफ में की है। फिर भी क्या करे वो, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उसको तो निभाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ दिन के बाद इनके बीच में एक बेटी पैदा होती है और कुछ ही दिनों के बाद और 2 बेटियां हो जाती है, जिसमें इन लोग का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा था। तब सुमन अपने हस्बैंड राजू से बोलती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से चलें कहीं और अच्छे से हम दोनों कमाएं, जिसमें अपने बच्चों की परवरिश हम लोग अच्छे से कर सकें और इन लोग का जो फ्यूचर है वो बना सके। क्योंकि जो सुमन थी वो पढ़ी लिखी थी और जो राजू था वो जाहिल था। तब ये दोनों दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद में एक छोटा सा मकान रेंट पर लेते हैं, जहाँ पर खुशी खुशी रहा करते हैं और अपनी बड़ी वाली बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा देते हैं, जो सुबह में जाती है और यूनू में घर आ जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन तक और चलता रहा, जिसमें कि मकान मालिक आ जाता है जिसका नाम विनोद था। वो बहुत ही खूबसूरत था और जो सुमन के हस्बैंड राजू था वो सुबह सुबह काम के लिए जाता था और शाम को घर आया करता था। लेकिन अचानक एक दिन वो दोपहर में आ जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है। तब वो देखता है कि जिस रेंट पर रह रहा था, जिस रूम में, उस रूम से जो मकान मालिक जिसका नाम विनोद था वो घर पे उस रूम से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसको शक होने लगता है राजू को कि कहीं ना कहीं ये इसका चक्कर मेरे बीवी से चल रहा है। लेकिन वो खुलकर ना कुछ कह पाता है और ना पूछ ही पाता है अपनी बीवी से। फिर इसी तरीके से कई बार जो विनोद था वो उसके मोबाइल पे कॉल करता है हाल चाल लेने के लिए, लेकिन जब राजू रहता है तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करती। फिर भी ये देखता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर एक दिन उसके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना हम इस रूम से बाहर चले जाएं इनको कुछ और बता के। तब वो अपने बीवी से यानी कि सुमन से बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ काम पे, 2 से 3 दिनों के लिए, और मैं नहीं आ पाऊँगा। सुमन बोलती है ठीक है आप जाइए। फिर वो वहाँ से चलता है और पड़ोसी में किसी के यहाँ छिपकर विंडो से अपने रूम को देखता रहता है कि देखते हैं आज कौन कौन यहाँ पर आता है और कौन जाता है। इसी तरीके से सर दोपहर का वक्त होता है तो फिर विनोद आता है। विनोद आता ही पर तुरंत गेट खोलता है, रूम के अंदर हल जाता है। जैसे ही रूम के अंदर हलता है ये राजू उसके घर से, अपने पड़ोसी के घर से भागता हुआ जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दोनों नग्न अवस्था में पड़े हुए होते हैं। तब तक कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुरंत चिल्लाने लगता है। लेकिन विनोद जो था वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन रूम में रखे हुए एक लाठी से इतना ज़्यादा पिटाई कर देता है सुमन की कि सुमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। और वो उसकी मौत होते ही वो वहाँ से भाग निकलता है। भाग निकलने के बाद जब उसकी बेटी बड़ी वाली स्कूल से घर पहुँचती है, जब देखती है अपनी माँ को कि वो पड़ी हुई है बेड पर, तुरंत वो भागते हुए मकान मालिक के पास यानी कि विनोद के पास पहुँचती है और बोलती है अंकल देखे चल के मेरी मम्मी को क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है। तब वो आता है, देखता है कि वो एक्सपायर हो चुकी है। तुरंत वो पुलिस के पास कॉल करता है। पुलिस उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वही राजू के पास कॉल करती है। तो राजू तुरंत आता है और उन सब घटना के बारे में बताता है। जैसे ही वो उन सब घटना के बारे में बताता है तुरंत पुलिस उसे जेल भेजती है। तो जी हाँ, इन सब जानकारियों से, इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल सावधान रहना होगा और अपने से बड़ों को आदर करना होगा। आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उन दोनों बेटियों का क्या कसूर जो अब बिना माँ की रह रही हैं। तो जी हाँ, प्लीज़ जो है इज्जत वो अपने आप में रखें,
ना कि किसी और के, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना वो किसी काम की नहीं, बस लोग आते हैं, मज़े करते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ यार अपने इज्जत को, अपने आबरू को बचा के रखें, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो जी हाँ, हम मिलेंगे किसी अन्य खबर में। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। ओके, तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें।